बॉटम से h हाइट पर फोर्स F लगाया, सरफेस स्मूथ है, F फोर्स लगाया, तो ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा कि फोर्स कहाँ लगाया जाए। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उस बॉडी पर फोर्स कहाँ लगा। बॉडी पर फोर्स कहीं भी लगे, सिस्टम पर फोर्स कहीं भी लगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है फोर्स अपॉन मास। तो वो जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। फिर आप कहोगे कि एच के ऊपर कुछ डिपेंड तो करेगा। अगर इसका जो सेंटर है स्फीयर का इससे ऊपर लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा, और सेंटर पे लगाएंगे तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन आएगा, और नीचे लगाएंगे तो वो यूं रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब इस पर फोर्स कहाँ लगा है इस पर कोई मतलब डिपेंड तो करता है, लेकिन नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। फिर आ जाएगी टॉर्क, और टॉर्क से डिसाइड होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ बात चल रही है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका जवाब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, इट डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड मास। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है ए बॉडी, 11th क्वेश्चन है, बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉल हो रही है। वो जब वो फ्रीली फॉल हो रही थी तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। तब ये पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास का पाथ हॉरिजेंटली मतलब चेंज हो जाएगा, पाथ उसका क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास का, ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आप जवाब दे ही दोगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। बात ऐसी है कि जो एक्सप्लोजन हुआ वो तो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो केवल ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से जो वो पाथ उसने फॉलो कर रखा था वही होगा। अगर वर्टिकली छोड़ दिया, जीरो वेलोसिटी छोड़ दिया तो वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, यदि हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वो प्रोजेक्टाइल होगा। मतलब एक्सप्लोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्लोजन से पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पाथ जो है वो केवल जो ग्रेविटी की वजह से था वही होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन पूरे सिस्टम को मिला के इंटरनल फोर्स है। अब इसका जवाब क्या होगा, मैं चारों पढ़ता हूँ आपके सामने। ये कह रहा है कि द सेंटर मास ऑफ द टू पार्ट्स टेकन टुगेदर शिफ्ट्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स हेवियर मास, लाइटर पीस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर कहता है डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, तीसरा डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। इसका जवाब है कि ये शिफ्ट नहीं होगा, किधर भी वर्टिकली ही गिरेगा, वर्टिकल। अब 12th सवाल, ए बॉल केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग collisions with the walls. The box is kept on a smooth surface. The velocity of the center of mass of the box remains constant. Of the box plus the ball system remains constant. Of the ball remains constant. Of the ball relative to the box remains constant. ये ऐसा है कि कोई बॉक्स है, उसमें कोई अंदर कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है और वो कॉलिजन हो गया उसका बॉक्स के साथ, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी? तो इसका जवाब है कि पूरे सिस्टम का बॉल प्लस बॉक्स, इस पर जो है जो एक्सटर्नल फोर्स है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बॉल केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग कॉलिजन बना रही है, कॉलिजन कर रही है वो इधर से उधर, ये यहाँ से बॉल अंदर ही अंदर यूँ कॉलिजन कर रही है, ये इधर से इधर भाग गई, इधर से इधर। तो ये पूरे सिस्टम के लिए जो बॉल ने कोलाइड करा, तो बॉल ने जो इसको एक्शन दिया बॉक्स को, बॉक्स ने जो रिएक्शन दिया, ये तो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया। तो
तो जो इसकी वेलोसिटी चल रही थी सेंटर ऑफ मास की, वही चलेगी। अगर बॉक्स की बढ़ जाती है तो इसकी घट गई होगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका जवाब। कोलिजन पूरे सिस्टम की बात चल रही है, इंडिविजुअल की नहीं चल रही। बॉक्स की भी बदल सकती है वेलोसिटी और बॉल की भी बदल सकती है, लेकिन सिस्टम की नहीं बदल सकती, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। किसके लिए? बॉल प्लस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेस, द पार्ट्स विल मूव। ऐसा कुछ पूछा है। ए बॉडी सरफेस पर रखी हुई थी, एक्सप्लोजन हो गया, 2 पीस में ब्रेक हो गई। अब ये कह रहा है कि दोनों पीस एक ही तरफ जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, और यदि तो इसका जवाब है अपोजिट जाएंगे, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ वो तो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स है तो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज कर ही नहीं सकता। तो इसलिए m1 v1 बराबर m2 v2 होगा। अगर उनके मासेस बराबर हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड भी सेम होगी। वेलोसिटी तो मैं सेम नहीं कह सकता, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। अच्छा, कोई ये पूछे कि अगर उनके मास बराबर नहीं है तो जो हैवियर मास है उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगी, क्योंकि m1 v1 बराबर m2 v2। ये इसका जवाब है। इन द सेम डायरेक्शन अलोंग डिफरेंट लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल पार्ट्स, तो इसका जवाब होगा इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, क्योंकि इसने मासेस बराबर दे रखे थे, तो इसलिए इसका ये जवाब है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। A heavy ring of mass m is clamped on the periphery of a light circular disc. A small particle having equal mass is clamped at the center of the disc. The system is rotated in such a way that the center moves in a circle of radius r with uniform speed v. This concludes that an external force mv square by r must be acting on the central particle, must be acting on the system. इसको थोड़ा रोक दें, एक सेकंड। इसमें ऐसा है कि ये डिस्क है m मास की, m मास, और यहां पर डिस्क के सेंटर पर अटैच कर दिया, क्लैम्प्ड कर दिया। पेरिफेरी पे एक पॉइंट लिया, यहां पर इसको, इसके अबाउट ये पूरी डिस्क घूम रही है, डिस्क विद दिस मास। तो ये कह रहा है कि इस पर, इस पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लगा हुआ है। तो इसका बहुत सिंपल जवाब है कि m मास ये रहा, और इस डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है। तो यहां पर 2m मास मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास यहां रखा हुआ है जैसे, क्योंकि इस पूरे का भी यहां पर है और एक मास यहाँ क्लेम्ड है, तो 2m मास यहाँ हो गया। तो इसमें जो ma जो हुआ वही एक्सटर्नल फोर्स है, जो क्लेम्ड प्रोवाइड कर रही होगी उसको। तो कितना प्रोवाइड कर रही होगी क्लेम्ड? इसको मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r, और 2m मास है। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें कौन सा सही है? कभी कह दिया mv स्क्वायर अपॉन r है, जो भी कहा है इसने 4, उसमें से ये सही है। फोर्स है, कितना फोर्स लगेगा टूवर्ड्स क्लैम्प, और कैसे कैलकुलेट करा कि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान करके m ए कर दिया, a जो है v स्क्वायर अपॉन r होता है, क्योंकि ये पूरा मास ऐसे समझो जैसे। अब इसके साथ एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। एक रॉड है, रॉड, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपके अच्छा लगेगा आपको। एक रॉड है, रॉड, ये यहां पर जैसे ये हाथ है, यो रोटेट कर रहा है, यो रोटेट कर रहा है। अब मेरे यहां पर कितना जोर आ रहा है, यहां पर मतलब कितना फोर्स इस हाथ को घुमाने में लगाया जा रहा है। अरे जो इस हाथ का मास इनटू एक्सेलरेशन है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालें इस रोटेशन मोशन में? ऐसे निकालो सर्कुलर मोशन में, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर ये यूनिफॉर्म है हाथ तो मिडिल में, अगर इधर का मास ज्यादा है तो मिडिल से इधर है, जहां भी है सेंटर ऑफ मास, mv स्क्वायर अपॉन r कर लो।
बस। तो इसको भी सारा मास यहाँ पर मान करके 2mv² अपन r कर दो। तो इस यूनिफॉर्म रॉड के लिए क्या होगा, अगर ये यूं घूम रही है ओमेगा से, तो ओमेगा के पदों में भी लिखा जा सकता है ये L/2 पे मान लो सारा मास। तो यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये फोर्स होगा m ω² L/2। तो आप बोलोगे L/2 क्यों लिया, क्योंकि सारा मास न तो यहाँ पर है, तो मैं m ω² L नहीं ले सकता था, न सारा मास यहाँ पर है, तो मैं m ω² × 0 भी नहीं ले सकता। ये सारा मास कहाँ मानना पड़ेगा, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास पे। तो m ω² L/2 यहाँ पर आ रहा है। इस तरह की ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम SC वर्मा, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। ये यूं कह रही है कि कोलिजन के केस में क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए कोलिजन, कोलिजन में कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं, जो भी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन एक एक पढ़ते जाते हैं। कोलिजन, पहला ऑप्शन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, कि ये तीनों कांस्टेंट रहती हैं। ये बिल्कुल गलत है। मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रह सकती है यदि कोलिजन इलास्टिक हो। तो इसने ये तो कहा नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक है तो भी ड्यूरिंग कोलिजन कांस्टेंट ना रहती। ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बात बताई थी। तो ये गलत है, तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है। फिर कहता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बट नॉट टेम्परेचर, ये भी गलत है। मोमेंटम एंड टेम्परेचर बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अब ये भी गलत है। मोमेंटम बट नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर टेम्परेचर, यही सही है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, न तो काइनेटिक एनर्जी न टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर रह सकती है, वो भी जब इलास्टिक कोलिजन हो। तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताने की कोई जरूरत इतनी नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम खराब करने से क्या मतलब है। 16 सवाल है, a nucleus moving with velocity v emits an alpha particle, let the velocities of the alpha particle and the remaining nucleus be v1 and v2 वेक्टर में दे रखे हैं, their masses be m1 and m2। तब कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा कि ये जो है एक कोई न्यूक्लियस था, अब वो ब्रेक हो गया है, ब्रेक होकर के अल्फा पार्टिकल इमिट करा, तो उसके मास से जो ब्रेक हुए हैं एंड द रिमेनिंग वेलोसिटीज, लेट द वेलोसिटीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी उसने कह दी v1 वेक्टर है, और रिमेनिंग की वेलोसिटी v2 है, ऐसा उसने बोल दिया, और इसने वेक्टर में ही बोल दिया। तो मैं वेक्टर में यूँ लिख देता हूँ ना, एरो। अब किधर डायरेक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, एरो लगा दिया ना ऊपर, ये वेक्टर में दे दी वेलोसिटी। दिस इज द m1 मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और ये m2 मास ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, तो हेवियर मास पीछे जाएगा। अच्छा, अब ये 4 ऑप्शन दे रहा है, मैं 4 ऑप्शन को की एनालिसिस करूंगा, और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जिससे आपके समझ में आए। पहला ऑप्शन, v1 एंड v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें एक बात और दे रखी थी कि जो शुरू में जो न्यूक्लियस था वो खुद v से जा रहा था, तो जिसका मास कितना रहा होगा उसका m1 + m2। इसी ने अल्फा पार्टिकल m1 मास का, ये दिस इज अल्फा पार्टिकल और रिमेनिंग न्यूक्लियाई ये एक बात कह रहा है कि v1 एंड v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा बोला है इसमें। चलो देखते हैं, v1। अब
ये कहता है v1 प्लस v2 इन दोनों का वेक्टर सम होकर के मस्ट बी पैरेलल टू v. None of the two v1 and v2 should be parallel to each other. बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, मैं आपको क्या बताऊं इसको. सुनिए आप बात. ये पहले पार्ट में कह रहा था ये तीनों पैरेलल है, तो ये इसका समझना इतना आसान नहीं है. चालू तो है. मैं आपको एक बात बताता हूं. जैसे कि ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से है. अब एक्सप्लोजन होकर के ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट यूं चला जाए, दूसरा पार्ट इस तरह से जाए, इस इधर चला जाए v1 एंड v2. तो होगा क्या, इनका जो शुरू का जो लीनियर मोमेंटम है, v कह दो, इसको भी v कह दो, मैं क्यों कहूं 10 मीटर पर सेकंड. तो शुरू का जो लीनियर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में था, तो अब भी लीनियर मोमेंटम इधर होगा. तो बोला ऐसे करके आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है. कैसे आ सकता है आपको दिखाता हूं. ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो ये वाली बात होगी ना क्या, m1 प्लस m2 इंटू v मैग्नीट्यूड बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2. अब v2 पे एरो मत लगाओ, मैग्नीट्यूड ही लिखो होगा, m2 v2 cos θ2. और इन दोनों को कैंसिल कर दो आप कि m2 v2 sin θ2 इतना होगा जितना m1 v1 sin θ1, जिससे कि ये वाला मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. तो क्या ये तीनों v1 v2 और v की डायरेक्शन सेम आई क्या? तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेम आएगी. मस्ट भी और लगा दिया. मे भी कहता तो हो भी सकता था, मस्ट और लगा दिया. तो क्या हुआ जी, तो फिर आप पूछोगे मे बी में कैसे हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. कैसे, मैं आपको बताता हूं मे बी में कैसे हो सकता था. ऐसा है कि कोई हैवी पार्टिकल किसी वेलोसिटी से इधर जा रहा था और एक छोटा सा पार्टिकल इसमें इमिट करा और वो आगे की तरफ गया, तो उसकी वेलोसिटी 10 से थोड़ी सी बढ़ गई और उधर ही गई, और जो हैवी बचा उसकी थोड़ी घट गई है, उसकी बड़ी उसकी घट गई, पर लेकिन उतनी बढ़ेगी घटेगी नहीं. इसमें हिसाब है किसका, टोटल मास इनटू दिस बराबर m1 v1 प्लस m2 v2. तो तीनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो सकती है, तीनों की सेम डायरेक्शन हो सकती है. आप चाहो तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बता सकता हूं आपको, बिल्कुल बता सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू से. लेकिन एक्सप्लोजन यूं करके हुआ है तो कि डिफरेंट डायरेक्शन पे जा सकते हैं. लेकिन एक बात सच है क्या, कि अगर वेक्टर में ऐसा है m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम वेक्टर में ये बराबर होगा इसके m1 प्लस m2 इंटू v. ये होगा, ये निश्चित होगा हर बार. इसी में सब कुछ एंगल वगैरह सब इसी में रहेंगे, क्योंकि ये किस में लिखा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर में. तो m1 v1 प्लस m2 v2. अब ये v की डायरेक्शन, जो ये v है इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, m1 प्लस m2 का भाग दे दो, जो ये डायरेक्शन आएगी, ये जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन v की होगी. तो क्या कह सकते हैं आप, m1 v1 प्लस m2 v2 से जो डायरेक्शन बनी वही डायरेक्शन v की, m1 v1, क्योंकि दोनों मिला के इधर है. अच्छा, कभी इसमें यो भी पूछा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है. इसने ये भी पूछ दिया, ये भी कह दिया कि v1 प्लस v2 से जो वेक्टर बनेगा, जो डायरेक्शन बनेगी वो v की होगी ना. मास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोमेंटम है, मोमेंटम का कंजर्वेशन है. नेट मोमेंटम पहले इधर था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी इधर ही होगा. तो बस ठीक है. तो लास्ट का मोमेंटम क्या लिखा अपन ने, m1 v1 वेक्टर एरो प्लस m2 v2 वेक्टर. इसकी डायरेक्शन जो आएगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, जो भी आएगी, चाहे वो यूं कहें, तो इनकी मिला के जो डायरेक्शन आएगी वही v की है. वही v की है. वो तो समझ में आता रहा है. क्या लगाना था इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर क्वांटिटी. बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है. फिर अपनी कमेंट्स भेजना पर स्टूडेंट्स के, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वो अपनी कमेंट्स भेजें, फिर मैं और कोशिश करूंगा समझाने की. नेक्स्ट,
ये कहता है a cell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal direction at the highest point in its path. It explodes into two pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon. The speed of the other piece immediately after the explosion. बहुत अच्छी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ मैं. हेलो, आप मेरी बात सुने. किस किसने ज्वाइन कर रखा है? कहा ना कि इस पार्टिकल को थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट करा था और ये यहां पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, और वी से करा था और थीटा डिग्री पर करा था हॉरिजॉन्टल से. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर इसमें एक्सप्लोजन हो गया. एक्सप्लोजन होते ही एक पार्ट ने पाथ रिट्रेस करा, रिट्रेस. तो ये पूछ रहा है दूसरा पार्ट किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, और इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोजन हुआ था. तो यहां पर क्या काम करो, जो एक्सप्लोजन है वो तो पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम दोनों टुकड़ों को मिलाकर के इंटरनल है. तो इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन यहां से यहां तक मोमेंटम चेंज हुआ था वो ग्रेविटी ने करा था. तो इसमें क्या लगेगा, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. तो फिर आप मुझसे पूछोगे जस्ट क्यों बोल रहे हो आप. मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूं. तो फिर ग्रेविटी तो फर्दर चेंज करती रहेगी, बाद की तो बात ही नहीं कर रहे, उससे जस्ट पहले जस्ट बाद. तो बोला फिर ग्रेविटी इतनी देर में क्या करेगी, ग्रेविटी क्या कर सकती है, जरा सी dt समय में कितना चेंज कर देगी मोमेंटम, mg dt, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. mg इंटू dt, फोर्स इंटू dt इज द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर mg. mg की वजह से dt समय में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन. तो क्या हुआ, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन यहां पर मोमेंटम था कितना, तो आप मान लीजिए कि 2m मास का एक्सप्लोजन होके mm मास बन गए थे. तो यहां पर जो मोमेंटम था वो इधर था 2m v cos थीटा. क्यों, v यहां थी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा थी. यहां पर आकर के वर्टिकल तो खत्म हो गई, तो यहां पर आकर के नेट वेलोसिटी, नेट मोमेंटम 2m v cos थीटा, जो कि इधर है, इधर 2m v cos थीटा. इनमें से एक ने पाथ रिट्रेस करा तो इसको इधर वेलोसिटी v cos थीटा मिली होगी. अगर v cos थीटा उधर रहती तो इस पाथ पे जाता ना. तो v cos थीटा, अगर इसकी v cos थीटा पूरे सिस्टम की होती तो नहीं हो जाता. अब एक पार्ट की v cos थीटा इधर है तो पाथ रिट्रेस हो गया. तो दूसरे में कितनी आ जाएगी, तो दूसरे में जवाब है 2v cos थीटा, क्योंकि ये जवाब है प्लस माइनस करने का. कैसे, क्योंकि यहां पर बोला जाएगा इधर पीछे वाला माइनस एम बी कॉस थीटा, तो दूसरे m में आएगी v डैश एम बी डैश, बराबर कर दो 2m v cos थीटा. बोला क्यों करा, अरे भैया टोटल मोमेंटम यही तो है यहां पर. तो बोला वेक्टर में क्यों नहीं लिख रहे, जरूरत ही नहीं वेक्टर में लिखने की. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर होगी, इधर होगी नेट. तो नेट इधर है और नेट इधर है, तो एक नेगेटिव है, बस माइनस एम बी कॉस थीटा है. क्यों, क्यों है माइनस एम बी कॉस थीटा, कि उसने पाथ रिट्रेस करा है. रिट्रेस तभी करेगा जब जो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन चल रही है तो ये पाथ होता, और इधर चल रही है तो ये पाथ हो. तो एक में माइनस एम बी कॉस थीटा है तो एम बी डैश आ जाएगी. अब एम बी डैश आप देख लो कितनी आ रही है. तो एम बी डैश जो आ रही है वो पता कर लो भैया. एम बी डैश, तो एम कट गया तो वी डैश आ गई, m सब जगह से कट गया. 3mb cos थीटा, 3mb cos थीटा, और m कैंसिल हो गया तो आ गई 3v cos थीटा. ये पूछा था इसे, v डैश, v डैश कितनी होगी, 3v cos थीटा. ये गलत तो नहीं, काय का गलत है. 2mb cos थीटा तभी तो बैठेगा, एक का एम बी कॉस थीटा है तो एम बी डैश दूसरे का 3 होगा. हाँ, तो तभी तो आएगा 3b cos थीटा. अकेले एक मास में 3b cos थीटा हो और दूसरे में पीछे की तरफ हो क्या, माइनस b cos थीटा लिख दो, तभी तो जोड़ क्या आएगा 2mv cos थीटा. बस ऐसे समझ लो आप. तो ये सही है कि b डैश जो है 3b cos थीटा. नेक्स्ट, तो हुआ क्या. अच्छा, फिर इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता था, क्योंकि मैं जो सवाल दिया है उतना ही सॉल्व करने से क्या मतलब है, इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी बता दूं आपको बात. कभी यूं कह देता है
कि एक्सप्लोजन होते ही, एक्सप्लोजन, इसको इतना धक्का लगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। क्या होगी? 0। तो पता है इसकी आगे की तरफ क्या होगी? 2v cos थीटा। बोले अब क्यों होगी 2v और इसमें क्यों थी 3v? ये इसलिए होगी, आप समझ लीजिए, कुल जो है इसको मैं आपको मनी से समझा सकता हूं। 2 लाख रुपया पॉजिटिव था, 2 लाख पॉजिटिव, 2 लाख पॉजिटिव था। अब उस 2 लाख ही बिठाना है, एक पे -1 लाख कर जाए, -1 लाख आ गए तो टोटल 2 लाख है, तो 3 लाख हो जाएगा। और एक पे 0 है तो अकेले को 2 लाख मिलेगा, एक मास को, तो 2v cos थीटा आ जाएगी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी करने हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर ये यहां पर रुक जाता तो ये फ्रीली फॉल यूं गिरता 0 वेलोसिटी, तो उसको डबल मिल जाती, उसकी v cos थीटा की 2v cos थीटा हो जाएगी। ये पीछे गया, माइनस आया, तो उसमें माइनस का तो उसमें जाके ऐड हो गया। मैं इसको ज़्यादा समझा पा रहा हूँ या नहीं ये मेरे नहीं समझ में आई, पर 3v cos थीटा हो जाएगी एक मास, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट बताते, हाँ, तो ये 3v cos थीटा। अब ये कह रहा है 18 प्रॉब्लम, SC वर्मा, ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये कहता है इन एन इलास्टिक कॉलिजन, मतलब इलास्टिक कॉलिजन है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इन इलास्टिक कॉलिजन तो इन इलास्टिक है, और ये कह रहा है इन एन इलास्टिक कॉलिजन, तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, इलास्टिक कॉलिजन है सीधा। इलास्टिक कॉलिजन में द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। देखते हैं, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा भाई, द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो सही लग रहे हैं मुझे। कैसे? द काइनेटिक, अच्छा, अरे यार इतना तो मैं ही बोलता रहता हूँ और मैं ही कंफ्यूज हो गया। सुनो, इसने ऐसे बोला है, अभी तो बोल के चुका था मैं, कि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर भी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, और एक ऑप्शन इसने क्या दे दिया था कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये गलत है, थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहती, इनिशियल एंड फाइनल बराबर है, बीच में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले घटी हुई है और फिर दोबारा से वो स्टोर हो जाती है इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में, वो दब जाती हैं चीजें और फिर दोबारा से जो होती हैं तो दोबारा काइनेटिक फिर मिल जाती है। तो इसका कौन सा सही है? इनिशियल बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, न कि थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। बताओ यार, इतना अनुभव होने पर भी मैं ही कंफ्यूज हो गया। अब 19वां सवाल, SC वर्मा का, इन एन इनइलास्टिक कॉलिजन। अब आ गया इनइलास्टिक कॉलिजन। पहला, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल का। इसमें इनिशियल और फाइनल भी बराबर नहीं होती, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी बराबर नहीं होती, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस होती है। कॉलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी घटती है, फाइनल या बराबर रहती है। वो केवल एक ही केस है और वो केस है केवल इलास्टिक कॉलिजन। वैसे जनरली होता क्या है, घटती है और एक्सप्लोजन में बढ़ती है, एक्सप्लोजन में बढ़ेगी, बम फटते हैं तो बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी। और दोनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे वो कॉलिजन हो चाहे वो एक्सप्लोजन हो, दोनों में इंटरनल फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। तो अब इज इक्वल टू द फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये गलत है, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल, ये सही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल। द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट, जो रिमेन्स द कांस्टेंट ये तो इलास्टिक कॉलिजन में भी गलत था। कैसा रहा? ये तो इलास्टिक कॉलिजन में भी गलत था, तो इसमें तो गलत है ही इनइलास्टिक में। अब कहता है द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये भी गलत है। अगर वो कहता है ना फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज और फिर बाद वाली बराबर हो भी सकती है या नहीं तो सही हो जाता है, बराबर हो भी सकती है अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो, ठीक है ना। तो ठीक जवाब मिल गया, ठीक है। इस थोड़ा अभी बंद कर दें,
एक मिनट, फिर मैं अगला ऑब्जेक्टिव सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, एस.सी. वर्मा ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफ मास। ये अब इसमें एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, इट फॉलोज दैट the number of particle to the right of the origin is equal to the number of particle to the left। देखो बड़ा अच्छी बातें करता रहता है ये एस.सी. वर्मा। ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, कोई कहीं है कोई कहीं है, कुछ भी है। तो ये कह रहा है कि, लेकिन इसने ये कह रखा है कि सेंटर मास ओरिजिन पे। तो ये कह रहा है कि इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसने पहला कंक्लूजन बोला, इतने जितने पार्टिकल इधर होंगे उतने इधर होंगे, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मिलाओ, अभी अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको कैसे। मेरा क्या लेना देना इस बात से, यहाँ पर आना चाहिए। तो मैंने 1 मीटर दूरी पर किसी चीज को गलत करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होती है, और जनरल में प्रूफ करने के लिए जनरल में करना पड़ता है, उसको एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करा जाता। तो ये बात गलत है, तो गलत कैसे साबित कर दोगे? एक एग्जाम्पल देके गलत है, ये बात सही ही नहीं, ठीक है ना। तो अब 1 मीटर दूरी पर 2 kg मास है? इधर ऐसे ले लो, 2 मास है इधर लेफ्ट साइड में, 2 साइड ले लो, तो यहाँ 2 × 1 आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऐसे करके ले लो, 1 kg का मास ले लो, एक दूरी पे ले लो। अच्छा, अब नहीं, आधा मीटर पे ले लो, फिर कोई 1 kg का और ले लो, उसकी दूरी अलग से कैलकुलेट कर लो, जिससे कि 0 आ जाए बस। तो आप बोलोगे आप करके दिखाओ, अरे इसमें क्या है यार, 2 × 1 प्लस 1 × हाफ, ठीक है ना, है 1 kg का और रख दो, तो कितने पे रखें? 1 kg का ना, माइनस हाफ, क्योंकि ओरिजिन पे माइनस, तो प्लस 1 × -½ प्लस 1 kg का। अब कितनी दूरी पर रखें जिससे कि सारा जोड़ 0 आ जाए? तो ये 2 है, ये -½ है, तो 3/2 हो गया, तो -3/2 कर दो, तो 0 बैठ जाएगा। अब ये 0 बैठ गया, तो मैंने क्या करा, यही तो करा कि ओरिजिन से जितने पार्टिकल इधर थे उतने पार्टिकल मैंने इधर नहीं लिए, इधर मैंने 2 लिए और उधर 1 लिया, तो अभी बैलेंस हो गई थी। अब आप कहोगे कि ऐसे होता है क्या? अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है। आप सब्जी खरीदने जाते हो, फिजिकल बैलेंस में आप उठा करके यूँ करके ये है, तो कई जगह यहाँ पर वेट रख दो, रॉड है तो ये 2 जगह रख दिए, यहाँ एक ही वेट रख दो, एक पर्टिकुलर दूरी पर बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इसलिए होगा कि इन सबका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाए, टॉर्क लेकर के, M1r1 + M2r2 बराबर M3 × r, ये ले लो। तो क्या इधर पार्टिकल और इधर पार्टिकल बराबर तो नहीं? तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट कहता है, ये बहुत अच्छे सवाल देता है एस.सी. वर्मा। इनकी एनालिसिस अगर स्टूडेंट कर ले तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट खुद नहीं कर सकता ना इतनी एनालिसिस, तो उसके लिए कोई ना कोई टीचर चाहिए मुझ जैसा, तो मैं बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट, द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज द सेम एज द टोटल मास टू द लेफ्ट ऑफ द। ये तो बात यहाँ से भी गलत हो गई। क्या है कि इधर जितना मास होगा उतना ही इधर होगा। तो इस एग्जाम्पल में तो मैंने ऐसा लिया था कि ऐसा ही निकला था, 2 kg और 1 kg मैंने हाफ पे रख दिया था, और दूसरा 1 kg -½ पे रख दिया था इधर, और दूसरा 1 kg -3/2। तो इस एग्जाम्पल में तो ऐसा था, लेकिन आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो कि इधर के मास के बराबर ना हो। बोलो ले लेंगे, हाँ ले लो। अभी इसमें क्या है, 1 kg रख दो आप 2 मीटर दूरी पर, इधर 2 kg रख दो, 2 kg रख दो आधा मीटर पर, बैलेंस हो जाएगा, तो सेंटर मास यहाँ आ जाएगा। तो क्या दोनों तरफ मास बराबर है? नहीं है। इधर 1 kg 2 मीटर पे, इधर 2 kg 1 मीटर पे, तो 2 × -1 प्लस 1 × 2 अपॉन सेंटर मास के कोऑर्डिनेट कितने, 2 + 1 0 आ गया। तो इसकी ये बात भी गलत होगी। कौन सी बात गलत होगी? क्या कि अगर सेंटर मास ओरिजिन पे है तो दोनों तरफ मास क्या होंगे, सेम होंगे, ये बात गलत होगी। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कहता है टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, अच्छा ये तो पलट गया ना, सी
द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस। ऐसा बकवास है। नंबर वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई थी पहले कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस मस्ट बी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का वाई एक्सिस से हिसाब करेंगे, वो किसी हम इधर 4 पार्टिकल लेकर के और इधर 2 पार्टिकल लेकर के सेंटर ऑफ मास को कहाँ पहुंचा सकते हैं, ओरिजिन पे। वो तो ये करना है कि इधर के सारे m1 x1 समेशन mi xi। अच्छा कंसेप्ट बताऊं ना मैं, समेशन mi xi अगर 0 आ रहा है तो ये आ जाएगा, ऐसे ही समेशन mi by i 0 आ रहा है तो ये आ जाएगा। तो बस हमको तो समेशन mi xi 0 बिठाना है, तो वो मासेस के नंबर बराबर होना, नंबर बराबर होना और मास बराबर होना जरूरी नहीं है, खत्म। ठीक है ना, वो जरूरी नहीं। 0 बैठाना है तो 0 तो कई तरह से बैठ सकते हैं। If there is a particle on the positive x-axis, there must be at least one particle on the. If there is a particle on the positive x-axis, there must be at least one particle on the negative x-axis. इसको देखते हैं यार, ये क्या सवाल पूछ लिया इसने, हैं? इसने कहा ये चौथा इसकी मैं एनालिसिस अच्छी करूंगा। देखो सुन भैया, सुन, ये कह रहा है ये एक पार्टिकल, देखो इस सवाल को, इस कंसेप्ट को स्टूडेंट स्टार्टिंग में जवाब नहीं दे सकता इसका, तो उसको इतना वेक्टर का आइडिया थोड़ी होता है कोई इसको जवाब देने लगे। तो कह रहा है अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ओरिजिन से यदि एक पार्टिकल है तो इधर भी एक तो जरूर होगा, तभी तो समेशन mi xi क्या आएगा, 0। तो ये बात दम है क्या इसमें कि समेशन mi xi 0 आने के लिए ये तभी पॉसिबल है कि अगर इधर मास है m1 r1 तो इधर का m2 r2 पक्का, इधर का पॉजिटिव और इधर का क्या नेगेटिव आएगा, तभी तो यहाँ आएगा। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं सर, ये इसको बहुत दूर ले जाके रख दो। नहीं, ये नहीं है कारण कुछ और है, दूर की बात नहीं। दूर आपने दूर रखा है तो m1 r1 खूब है, तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव लाने के लिए रखना तो पड़ेगा। मुझे 0 करके दिखाओ, आप समझे। इधर m इंटू r पॉजिटिव, तो जब तक नेट 0 नहीं आएगा तब तक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो समेशन mi xi अपॉन समेशन x कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन क्या है? ये है कि अगर एक मास इस पॉजिटिव x एक्सिस पर रखा हुआ है तो कम से कम एक नेगेटिव पे जरूर होगा। तो ये कह रहा है ये बात सही है क्या? नहीं है। एग्जाम्पल है मेरे पास, और तरह से भी हो सकता है, बिना इसके भी हो सकता है कि 0 कर दूंगा। बोले हैं आप कैसे कर दोगे 0? अभी करके दिखा दें, आपको बताते हैं। मतलब अगर कोई चीज ट्रू है तो जनरल में प्रूफ करना पड़ेगा, गलत है तो क्या देना है, एक एग्जाम्पल देनी है, बस बात खत्म। तो बोला एग्जाम्पल कैसे आ सकती है? देखो एक नहीं हजारों आ जाएंगे, एग्जाम्पल भी हजारों हैं दिमाग में, हजारों। कैसे? ये भी गलत है इसका। आपने 1 kg मास रखा 1 मीटर दूरी पर, तो आप क्या चाहते हो? 1 into 1, तो आप क्या चाहते हो? -1 और आ जाएगा, तब 0 बैठेगा। +1 आया है तो -1 आ जाएगा तो 0 बैठ जाएगा। बहुत तरह से आ सकता है। पता है क्या, आप पार्टिकल इस पे मत रखो, इस पे मत रखो, आप इधर रख दो, इधर और एक इधर रख दो, और इनको सिमेट्रिकल रख दो, जिससे बाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आई? मैं कहता हूं मैं 2-2 kg रख देता हूं इधर, ये कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर? चलो 1 मीटर दूरी रख देता हूं, तो नीचे 1 मीटर दूरी रख दिया, तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 कर दिया मैंने। मैं x भी 0 कर सकता हूं। तो बोला कैसे? x भी 0 कर दो, आप x को मान ही लो ना इसको। तो अब x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 into x प्लस 2 into x, भाई तो मैं कर ही चुका हूं, क्योंकि 2 into 1 प्लस 2 into -1 अपॉन 2। तो इन दोनों का सेंटर मास, और इसका 1 into क्या है? 0। बाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into -1, बोलो 0 है या नहीं? बाई कोऑर्डिनेट अपॉन 5। बाई कोऑर्डिनेट कहाँ आ गया? 0 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट 0 बिठा सकता हूँ, क्योंकि ये 2-2 kg आपने रखे हैं। तो 2 into x प्लस 2 into x प्लस 1 into 1 अपॉन 5 बराबर क्या कर दो? 0। एक्स अपने आप नेगेटिव आ गया। नहीं समझ में आई?
मैं नहीं कह रहा एक्स नेगेटिव या पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव सारा जोड़ बिठाना है। जब बिठाना है तो एक्स ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 2 इंटू एक्स, और इसको सिमेट्रिकल रखा था, दोनों के एक्स बराबर है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 5 बराबर 0। तो क्या हुआ भैया, 4x बराबर -1, तो x बराबर -1 अपॉन 4 है। अब इसकी बात वो फेल हो गई, कौन सी, कि अगर इधर x एक्सिस पर कोई पार्टिकल रखा हुआ था और सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाने के लिए हमें कम से कम एक पार्टिकल का पर रखना पड़ेगा नेगेटिव x, मतलब x एक्सिस के नेगेटिव साइड में। x एक्सिस, बिना x एक्सिस पर रखे हमने सेंटर ऑफ मास को कहाँ ले आए, नहीं ले आए क्या, ओरिजिन पे ले तो आए, तो समझ में आ हो ले आए ना ओरिजिन पे, क्योंकि 2-2 kg की सिमेट्रिकल रखती, तो x कोऑर्डिनेट भी 0 आ गया और y पहले 0 आ गया था, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था। तो देखो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्या, इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हो? हजारों दे दो, कुछ भी डेटा बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, आप डेटा बदलते रहो, यहाँ 3 कर दो। रियल लाइफ, रियल भाई मुझे ना पता, आपने तो जितना बता दिया, वो तो बैलेंस करने का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेगा, आ गया ना समझ में। एग्जाम्पल तो आप लाखों दे सकते हो, कुछ भी पैरामीटर बदलते रहो, कुछ भी बदलते रहो, लेकिन आप इस पर बिना रखे भी सेंटर ऑफ मास कहाँ ला सकते हो, ओरिजिन पे ला सकते हो, ओरिजिन पे ला सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल आदमी है तो थ्योरेटिकल बात ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक, ये कौन सा सवाल था जी? अच्छा, ए बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कौन सा कराया था भैया ये? अच्छा, उसका नन ऑफ दीज आंसर हो गया था। अब सेकंड सवाल है, ये कहता है ए बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मे बी ऑल पॉजिटिव है, may be all negative, may be all non-negative, may be positive for some case and negative। और क्या सवाल पूछा, ये कहता है एक जो है बॉडी है, बॉडी मतलब ए बॉडी हैज इट्स सेंटर मास एट द ओरिजिन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के एक बॉडी बोल दिया ऐसे, ये कह दिया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ रहा है, ओरिजिन। तो बोला ये कैसे हो सकता है, आप बताओ क्या क्या ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है पता है, पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी सही नहीं था, नन ऑफ दीज था, 4 में से कोई सही नहीं था, तो उसका आंसर भी क्या था, नन ऑफ दीज है आंसर है इसमें। एससी वर्मा बड़ा होशियार आदमी, मतलब 4 ऑप्शन दिए उनमें से कोई सही नहीं है और आंसर भी पीछे यही लिखा हुआ है क्या, नन ऑफ दीज, और मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे पार्टिकल्स का मिला के सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ रहा है? तो मैं एक एक ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, फिर तुम देखना क्या है। वो कह रहा है ऐसा हो सकता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स मे बी ऑल पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट सबके, ये सब पॉजिटिव ही तो आएंगे पार्टिकल्स के, इस साइड में ये सब एक्स तो पॉजिटिव है और इनके बाई पॉजिटिव है और बाई नेगेटिव है, लेकिन सारे पार्टिकल्स के एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव है इधर एक्स नेगेटिव है। ठीक है, और इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ सकता है, तो इसका जवाब है ये गलत है। क्यों, 0 कैसे आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सो डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 कैसे आएगा, क्योंकि मास तो कभी नेगेटिव होता नहीं है और x1 x2 x3 सब क्या है, पॉजिटिव है, तो ये बात गलत है। उसने कहा क्या है पहले समझो, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ओरिजिन पे। तो बोला ये ऐसे हो सकता है कि सारे पार्टिकल किधर हो, उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, सारे पार्टिकल्स का पॉजिटिव हो, तो ये ऐसा हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। कैसे हो जाएगा, 0 आएगा ही नहीं ना। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है मे बी ऑल नेगेटिव। अब ये भी गलत हो गया, जैसे मे बी ऑल पॉजिटिव गलत है वैसे ही मे बी ऑल नेगेटिव होके सारे नेगेटिव है, और फिर 0 कैसे आएगा, फिर सारे m1 x1 प्लस m2 x2 नेगेटिव बैठेंगे। तीसरा, अच्छा अब जो है ये कह रहा है
तो मे बी ऑल पॉजिटिव, मे बी ऑल नेगेटिव गलत हो गया। जी। नेक्स्ट है मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ना हो बस, तो क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो इससे तो बढ़ जाएगा। सारे इस पर रख दो, नहीं समझ में आई? सारे इस पर रख दो, कैंसिल। एक्स तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि एक्स तो सबका जीरो ही है, एक्स तो जीरो ही है। और बाई ऐसे कर दो कि m1/1 + m2/2 + m3/3 + m4/4 सब मिलके क्या बैठ जाए, जीरो। कुछ मास इधर हो, कुछ मास इधर, तो क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में तो इसने ये कह दिया कि आप इस पर रख दो, काय पर रख दो, बाई एक्सिस पर रख दो, या सारे काय पर रख दो, एक्स एक्सिस पर रख दो। एक्स को कह रहा है, अच्छा क्या किसको रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ही कह रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट सबका क्या हो, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब काय से काम चल जाएगा, जीरो होने से काम चल जाएगा। तो है अपने पास एग्जाम्पल, हाँ इससे जरूर आ जाएगा, पर इसमें एक शर्त है कि नॉन नेगेटिव तो हो लेकिन पॉजिटिव साइड में एक मास भी नहीं आवे, क्योंकि इन सब का तो m1 x1 + m2 x2 जीरो ही होगा, क्योंकि सब सारे x जीरो हैं, बाई एक्सिस तो सारे x जीरो हैं। लेकिन एक भी कहाँ आ जाए, पॉजिटिव में नहीं आ जाए, क्यों, उसको कैंसिल करने के लिए फिर इधर आना पड़ेगा किसी मास को। तो उसने तो ये बात बोली नहीं, उसने तो बस इतना बोल के छोड़ दी। ठीक है, आ गया ना समझ। नेक्स्ट है, तो ये सही है भैया, ये सही है। फिर कहता है मे बी पॉजिटिव फॉर सम केस एंड नेगेटिव इन अदर केस। ये तो ठीक है, कुछ पॉजिटिव में हो, कुछ नेगेटिव में हो, कुछ मास है तो ओरिजिन पे आ सकता है, तो ये तो सबको ही पता है। क्योंकि m1 x1 x1 x2 x3 माना पॉजिटिव है, कोई x4 नेगेटिव है तो अकेला ही बैलेंस कर सकता है, क्योंकि m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 और m4 × x4 इतना नेगेटिव हो कि उन सबका जोड़ क्या हो, पॉजिटिव के बराबर हो जाए। कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, आ जाए। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे ये नई डेटा आगे तो बंद कर देना, उसको चला फिर दोबारा ले लेना।